अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर देश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बातें करना तो बहुत आसान है लेकिन इन पर अमल दरामद करना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ ऐसी ही मायूसी का सामना जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको करना पड़ता है जब हुकूमत की जानिब से किए गए जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अपने हुकूमती इदारों के अफसरान से गिला भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब मुल्क किसी बहरान का शिकार होता है तो वह अपने मुल्क की सालमियत को मजबूत और मईशत को सहारा देने में अपना हर तरह से रोल प्ले करते हैं। और कुछ ऐसी ही तवक्को उनकी हुकूमती इदारों से भी होती है कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी भी बात सुनी जा सके, लेकिन शायद जितनी उम्मीदें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने इदारों से वाबस्ता करते हैं उस हद तक उम्मीद उनकी पूरी नहीं होती। और ऐसे हालात में ओवरसीज़ के लिए मायूसी का जो है ना ये सारे हालात बनते हैं। बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं इनके लिए आए रोज़ बेशुमार इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें पासपोर्ट का इशू है, सबसे बढ़कर अपने मुल्क में की गई जो सरमायाकारी है, जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हो जाते हैं। आज भी हम अपने प्रोग्राम में फॉलोअप लेंगे। हम पहले ही 2 स्टोरीज़ कर चुके हैं। आज हम ये बात करेंगे कि इन मामलात में क्या पेशरफ्त हो पाई है और अगर मामलात ताख़ीर का शिकार हैं तो इसकी वजह क्या है। पहली जो हमारी स्टोरी है उसका फॉलोअप ये है कि बात करेंगे बैरून मुल्क में मुकीम सिद्दीक अहमद की। सिद्दीक अहमद का ताल्लुक पंजाब का शहर उकाड़ा यहाँ से है, जो ज़रिया माश की गर्ज से बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मुकीम है। कुछ अर्सा पहले सिद्दीक अहमद ने अपनी मेहनत की कमाई से 12 एकड़ और 4 किनाल रकबे की अराजी ख़रीदी और सिद्दीक अहमद का अहमद यार शाहिद नामी एक शख्स उससे मुआहदा हुआ। मुतासरा शख्स सिद्दीक अहमद ने इस मुआहदे के एवज़ अहमद यार शाहिद को 12 लाख रुपए दे दिए। कुछ अरसे के बाद अहमद यार शाहिद की जानिब से मज़ीद 3,50,000 रुपये ये कह के वसूल किए गए, मांगे गए कि ये अराजी बैंक के नाम गिरवी है, इसलिए मतलूबा रकम बैंक को अदा करके अराजी क्लियर करवा के सिद्दीक अहमद के नाम कर दी जाएगी। बकौल सिद्दीक अहमद मुखालिफ फरीक अहमद यार शाहिद की जानिब से रकम वसूल करने के बाद रकबा उनके ट्रांसफ़र नहीं करवाया गया, बल्कि यही नहीं, अहमद यार शाहिद की जानिब से जितने रकबे की फ़रोख्तगी का मुआहदा किया गया था वो उतने रकबे का मालिक ही नहीं है, ये भी बाद में पता चला। मुतासर शख्स के मुताबिक उन्हें ना अराजी का कब्ज़ा मिला और ना ही जो रकम दी गई थी उसको वापस किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक अहमद मैनचेस्टर से, हबीबुल्लाह हैं हमारे नुमाइंदे उकाड़ा से जिन्होंने इस स्टोरी पर थ्रू आउट काम किया है, सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक और इक़लियती अमूर एजाज़ आलम और माहिर क़ानून शराज ज़का भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ हबीबुल्लाह से कि इस सारे मामले पर पेशरफ्त क्या हुई है। हबीबुल्लाह, क्या इस मामले पर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल शाज़िया, इस मामले के ऊपर अभी तक तो कोई किसी किस्म की भी जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी। मोहम्मद यार शाहिद जिसने ये रकबा सदीक जो इस वक्त मोहम्मद सदीक इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है, इसके साथ जो है एक फ्रॉड किया। रकबा के मुतल्लिक जो उसको कहा गया सदीक को कि मैं ये अपना रकबा जो कि 12 एकड़ से ज़ायद रकबा है, मैं इसका मालिक हूँ, तो आप मेरे साथ इस रकबे का जो है एग्रीमेंट कर लें। तो मोहम्मद सदीक की जानिब से मोहम्मद यार शाह जो उकाड़ा के नवाही गांव 34 फोरल का रिहायशी है, उसने जो है बयाने के तौर पे 12 लाख रुपया उससे पहले वसूल किया और उसके बाद जो है उसके ये कहकर 3.5 लाख रुपया वसूल किया गया कि ये जो बैंक रकबा है मेरा, ये बैंक के नाम पे प्लेज है, तो 3.5 लाख रुपया आप मुझे मजीद दें ताकि मैं ये रकबा क्लियर करवा के आपके ना ट्रांसफर करवा दूंगा। तो इस तरह 2 मुख्तलिफ औकात में उससे 15.5 लाख रुपया जो है ले लिया गया। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि वो ना तो इतने रकबे का मालिक था और टोटली उसने उसके साथ फ्रॉड किया। और उसके बाद जो है मोहम्मद सदीक की जानब से पंचायत के तौर पर जो है उसके गांव जाते रहे मुअज़्ज़िज़ीन के साथ, लेकिन मोहम्मद यार शाहिद की जानब से उसके साथ कोई भी जो है बात नहीं की गई, ना ही रकम उनको वापस करने के लिए वो रजामंद हुआ और ना ही जो है रकबे जो है ट्रांसफर करने के हवाला से उसके साथ उसने कोई बात की है। तो लिहाजा इस हवाले से जो है अभी तक हमारे ने जो स्टोरी का फॉलोअप लिया है कि मामला अभी तक जूं का तू है, किसी भी किस्म की जो है मोहम्मद सदीक के साथ अभी तक जो है उसका जो ग्रीवेंस है वो अभी तक दूर नहीं हुई। जी शाजी, ये सिद्दीक साहब से भी बात कर लेते हैं। सिद्दीक साहब, आपने मुख्तलिफ इदारों से रब्ता भी किया, आपको जवाब क्या मिला? भैया जी कोई जवाब नहीं मिला। मैं ना
मेरे ना सलिसिटर है ना ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ मैं कहना ਉਹ बस पैसे ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ नहीं खत्म करदा। मेरा ख्याल ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ तो मैं सलिसिटर ਨੂੰ दे चुका, दे ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਜਿਹੜੇ बड़े आ वो कह रहे हैं भी नहीं असी तेरे मगर आ, वो जेडे मगर मस होंगे आ भी असी तेरे मगर आ भी तू वो कुछ नहीं कर सकता, वो चले जाना बरूने मुल्क च। एक मतलब भी उस नहीं उत्थे दे लोग इदां दे ही आ। सानू तो सिर्फ इस मुल्क दे नाल प्यार आ, साडे पाकिस्तान दे नाल। मैं 18 साल का सीगा जो मैं इत्थे आया, तो हुण मैं खुदा करे भी मेरी पूरी फैमिली लंडन बैठी है तो पैसे भी है भी मैं वो कहते भी अब्बू जद उत्ते पाकिस्तान च इंसाफ नहीं तो असी पैसे उत्ते घल के की करिए पाकिस्तान। ते मैनू सिर्फ इंसाफ तुहाडा चाहिए प्लीज, साडा तुहाडा इंसाफ मैनू चाहिए। साडी गवर्नमेंट कितनी बार पाकिस्तान आए हैं आप? हाँ, खुद कितनी बार पाकिस्तान आए हैं? मैं कुछ 4 दफा आ चुका पाकिस्तान। नहीं, जब से गए हैं तब से 4 दफा आए या इस मसले को शुरू होने के बाद 4 दफा आए हैं आप? नहीं जब से गए इस केस के बारे की 4 दफा आए हैं मैं पाकिस्तान। अच्छा, इसके तो आपके जो लॉयर हैं वो क्या कहते हैं, अदालत में ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? हुण इस गल दा तुसीं पता कर सकते हो लॉयर को, मेरा ख्याल इत्थे तुसीं उसनूं बुलाया होना। प्रोग्राम में अभी एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, यहीं से बात को शुरू करेंगे। में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। जी, हमारे पास माहिर कानून शराज ज़का साहब हैं, उनसे बात करते हैं। शराज, जब इस तरह ज़ाहिर है इस ऐसे मामलात में रोज़ाना ओवरसीज़ जो हैं, जो बाहर बैठे हैं, जिनका मसला पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ को रिलेटेड होता है, उनका हर 2-4 महीने बाद पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं हो पाता। तो और इस तरह के भी बहुत केसेस सामने आए हैं जो बेचारे बाहर बैठ के अपने लॉयर्स को डील करते हैं, हायर करते हैं। वो लॉयर्स भी पैसा बनाने के लिए जो है ना वो केस को लिंगर ऑन करते जाते हैं कि जितना केस लिंगर ऑन होगा उनको फीसें मिलती जाएंगी। तो क्या हाल होता है ऐसे मामलात का? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मामले का सबसे बड़ा हल ये है कि अगर 2 फ्रीकैन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है किसी दूसरी पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस की वजह से या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 के तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो उसकी असल रेमेडी लाई करती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में। 1877 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच हुई है तो आप फौरी तौर पर सूट फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। अब ये जो मामला है, इसमें मामले में से हमें ही पता ये लगा है कि एक शख्स है जिसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है और उसने पैसे हासिल कर लिए हैं। तो लिहाजा ये जो रेमेडी लाई करेगी सिविल कोर्ट में सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सूट फाइल किया जाएगा। सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। जिस शख्स ने हमें प्रॉपर्टी मुंतकिल करनी थी, इस प्रॉपर्टी का तो ये शख्स मालिक ही नहीं है, लिहाजा इसने हमारे साथ फ्रॉड किया और इसने जो पैसे वसूल किए वो पैसे हमें वापस दिलाए जाएं। सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत ये रेमेडी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स आपके साथ फ्रॉड करे और कोई प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल करने का वादा करे जो कि प्रॉपर्टी उसके नाम कभी थी ही नहीं, जो कि वो प्रॉपर्टी का कभी मालिक ही नहीं था, और आपने उसको रकम दे दी है, तो रकम वसूल करने के लिए आप सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा फाइल करेंगे। यहां पे मैं ये बताता चलूं, 2018 में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की एक बड़ी मशहूर जजमेंट आई है, वो रिगार्डिंग पंजाब ओवरसीज कमीशन एक्ट 2014 की इंटरप्रिटेशन की गई है। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ कोई दावा होगा वो पंजाब ओवरसीज कमीशन में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता।
पंजाब जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको ये गलती लग गई है कि पंजाब ओवरसीज कमीशन में दरखास्त फाइल कर दी जाए तो लिहाजा उनका मसला हल हो जाएगा। पंजाब ओवरसीज कमीशन एक्ट के तहत जो ओवरसीज कमीशन बनाया गया है वो सिर्फ इस वजह से बनाया गया है कि अगर किसी सरकारी अदारे के खिलाफ कंप्लेंट है, अगर किसी सरकारी अदारे के खिलाफ कंप्लेंट है तो वो ओवरसीज कमीशन में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट पर्सन या थर्ड पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट है जो कि इस सूरत में, तो वो फिर ओवरसीज कमीशन में कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती, वो फिर दावा फाइल किया जाएगा, सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए जरा इनके जो वकील हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका मामला कहां तक अदालत में पहुंचा। रबनवाज हमारे साथ हैं, जी बताइएगा रबनवाज, कितना अरसा हो गया इस केस को फाइल किए हुए? जी ये अभी तो हमने सूट किया हुआ है इनके खिलाफ पैसों की रिकवरी का। पहले दावा डिग्री हो गया था इनकी फेवर में, मगर इन्होंने रिमेनिंग अमाउंट जमा नहीं करवाई थी, इस वजह से ये इनका जो इजरा था वो डिसमिस हो गया। अच्छा, अभी इन्होंने जो अराजी है, जमीन है, उसका बाकी पैसे रकम देने ही है? जी अभी बाकी पैसे देने हैं, अभी इन्होंने जमा नहीं करवाए थे। तो फिर कैसे इनका मसला हल होगा? सिद्दीक अहमद साहब, जब आपका मसला हल हो रहा था, कोर्ट का आपके हक में फैसला आ गया, तो रिमेनिंग बैलेंस आपने क्यों नहीं जमा कराया? नहीं जी, मेरा जेड़ा सलिसिटर ना रबनवाज वट्टू, इसनों मैं आख्या सीगा भी मैं क्या भी इदा नहीं तो पैसे आप मरा लीए। हुण साल हो गया, दोबारा फिर क्लेम साडा कीता भी साडे तुसी पैसे वापस दवो ते उसदी भी मैनूं तलाह नहीं कोई भी आ रही, ना ते यही टेलीफोन चक रहे आ जो भी इन्हां नूं पता भी ये नंबर उन्हां दा ही है, इंग्लैंड तो मानचेस्टर आ जांदा, इन्हें बंद कर दिंदे आ ना। हुण मैनूं इस केस का पता नहीं लग रहा, चाहे तो फिर मैनूं जवाब देण, मैं ना होर कोई आपदा भज नੱਠ लवां, क्यों ये जेड़ा ना मैं लैणे जरूर है, जानी एक मतलब भी ये तुहाडी मेहरबानी है। इधर ना साडी जेड़ी फैमिली आ वो ये गल कह रही। सिद्दीक साहब, आप बाहर बैठे हुए हैं, मसला आप हल करना चाहते हैं, पैसे आप दे नहीं रहे हैं। चार वकील आ चाहे कुछ भी आ, वो कह रहे हैं भी पाकिस्तान असी जो पैसा ले जाने भी तुसी तो वो तो कहते ठगियां चलियां हुई है। तो मैं उन्होंने आख्या भी बेटा भी नहीं, ठगियां दे अल्लाह ताला हल भी कढूगा, साडे ना हल भी निकल रहे आ, और साडे ना हुण ना ऐसा भी मीडिया आ गई है भी हल निकल रहे आ। देखिए मैं यहाँ पे एक इंटरफेयर यहाँ पे करना चलूँ, ये लॉजिकल ये लॉजिक बज़ाहिर लगती ही नहीं है, ये मंतक समझ से बिल्कुल बाहर है कि एक शख्स जिसने ऑलरेडी पैसे दिए गए हैं तो कोर्ट उसको क्यों कह रही है कि आप पैसे जमा कराएं। एक शख्स एक प्रॉपर्टी किसी उस शख्स के नाम ही नहीं है, एक अहमद यार शाह के नाम ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किस तरह उसको मुंतकिल हो सकती है? ये दावा अगर फाइल करना बनता है तो ये सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद रिकवरी ऑफ मनी का बनता है, और एक शख्स ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, तो ये मंतक समझ में नहीं आ रही कि उस शख्स को क्यों कहा जा रहा है कि रिमेनिंग कंसिडरेशन भी जमा कराए। भाई रिमेनिंग कंसिडरेशन क्यों जमा कराए? एक शख्स को वो जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है जिस शख्स से, वो प्रॉपर्टी उस शख्स के नाम ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी मुंतकिल किस तरह होनी है? ये लिहाजा सूट फॉर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवरी ऑफ मनी का सूट बनता है। मेरी समझ से बाहर है कि वकील साहब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फॉर यही तो मसला होता है जब कोई बाहर बैठा हुआ होता है वकील अपनी फीसों के चक्करों में। मेरी पहले बात सुन लीजिए। 6 एकड़ जमीन का ये कॉन्ट्रैक्ट था और 60 लाख रुपए में सदीक अहमद ने परचेज किया था, और 15,50,000 रुपए अभी इन्होंने दिए, बाकी रिमेनिंग अमाउंट देनी है सदीक साहब ने। देखें जी 15 लाख तो वो तब देना कि अगर प्रॉपर्टी उस शख्स के नाम हो, यार शाह के नाम हो, यार नाम है प्रॉपर्टी मोहम्मद यार के नाम है सर वो कह रहे हैं कि यार शाह के नाम ही प्रॉपर्टी नहीं है। पहले तो ये कराएं। सर हमने उसकी मलकियत का सबूत कोर्ट में दिए, देन डिग्री होता है। प्रॉपर्टी नाम ना हो तो डिग्री नहीं होता सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर यार शाह के नाम प्रॉपर्टी है तो फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट का दावा फाइल किया जाना चाहिए, जो कि डिग्री हो गया। अगर वो डिग्री फाइल किया, वो डिग्री हो गया हमारी फेवर में। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया कि अगर वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट का अगर दावा डिग्री हो गया, अब उसकी इजरा होनी है, उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। इजरा भी हमने फाइल किया, हमने रिमेनिंग अमाउंट अभी नहीं जमा करवाई। फिर यहां पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर सदीक साहब का बनता है कि वाकई अगर फिर उनको रिमेनिंग कंसिडरेशन जमा करानी होगी। अगर प्रॉपर्टी वाकई यार शाह के नाम है तो वाकई फिर उनको कंसिडरेशन जमा करानी होगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। एजाज आलम साहब, सदीक साहब ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं लेकिन उनको धमकियां दी जाती हैं, तो ये क्या मसला है, ये आपके इल्म में है ये? जी शाजिया, ये मुझे आपके नुमाइंदे जो हबीब हैं इनके ज़रिए मुझे ये सारे केस का पता चला है, लेकिन इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ है कि सदीक साहब ने जो बात कही है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, तो मेरा मतलब किसी एक शख्स के एक्ट से पूरी जो कौम है वो बदनाम हो रही है। तो पहली तो बात यह है कि ये चूँकि कोर्ट का मैटर है, तो मैं तो इंसानी बुनियादों पर इनके साथ ये कर सकता हूँ कि ये इनको अगर कोई मसला है किसी धमकी का तो ये राब्ता करें। देखें, आपको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो अपनी बहुत सारी पहले ही वो ओवरसीज के बारे में बहुत हमदर्दी रखती हैं, और उन्होंने ये कब्जिया माफिया के खिलाफ जो एक्शन भी लिया है वो तो पहले उन्होंने बारहा अपनी तकरीरों में ये बात कही है कि जो ओवरसीज के लोग हैं वो बेचारे इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उनकी जो भी वो प्रॉपर्टियां इधर लेते हैं, और ये लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं कि वो यहाँ होते नहीं और जो यहाँ पे कब्जा, इसीलिए आपने देखा है कि पूरे पंजाब में एक कैंपेन चली हुई है कि जो कब्जा माफिया से हमने ज़मीनें वागुजार करा रहे हैं। और ये मैं तो बल्कि रब नवाज साहब से भी गुजारिश करूँगा कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, कम से कम उनका फ़ोन सुने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, ताकि वो बेचारे जिस तरह वहाँ पे बेबसी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो उनकी हर मुमकिन इस बात में मदद करूंगा, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और जहां तक हुआ पंजाब हुकूमत, आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यकीन रखती है। मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि 2017 में उस वक्त के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने नोटिफिकेशन जारी किए थे खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि अगर उनका कोई सूट पेंडिंग है, दावा पेंडिंग है किसी सिविल कोर्ट में, तो 6 महीने के अंदर अंदर फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मंसूर अली शाह साहब जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो उनके इस नोटिफिकेशन पर कोई अमल दरामद करवा नहीं रहा। ये मेरी गुजारिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से भी कि वो जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन पे फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। 2017 में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए थे, लाहौर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुए थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई सूट है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर एडजुडिकेट किया जाएगा। सही, तो ये क्यों नहीं हो रहा? सही सर, मैं बताना चाहता हूँ। जी रब नवाज, सबसे पहले तो आप उनकी ये शिकायत दूर करें ना, वो आपको कॉल करते हैं, आप उनकी कॉल ही नहीं सुनते हैं, ये क्या बात हुई? आप मेरी बात सुने। जैसे सदीक अहमद ने दावा दायर किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो हमने ये लिखा उसके अंदर कि हम इतने पैसे लिए फिर रहे हैं, मुद्दई हमसे। आप मुझे बताएं, आप उनकी कॉल क्यों नहीं सुनते हैं? जी मैं सुनता हूँ। क्या सुनते हैं? वो शिकायत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई टाइमिंग का इशू है, जब ये मुझे आप तंग कर रहे हैं उनको। मैं अदालत में होता हूँ। आपको तो चाहिए आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑल टाइम जो आपको अवेलेबल रहना चाहिए, आप उनकी कॉल काटते हैं, नंबर अपना बंद कर देते हैं। कैसे आप उनको सर्व कर रहे हैं? मैंने नंबर कभी बंद नहीं किया, मेरा नंबर हर वक्त ऑनलाइन होता है, बिल्कुल कभी नंबर बंद नहीं किया। बस कोर्ट टाइम में मेरा नंबर मतलब भी वो बंद भी नहीं होता, वो मेरे पास नहीं होता। देखिए, मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि ये सदीक साहब के फेवर में एक डिक्री हो गई है, अब उसकी इजरा होनी है। इनके राइट को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। जो इन्होंने दावा फाइल किया हुआ था, जो कि अब पता लगा है कि यार शाह के हक में वो प्रॉपर्टी वाकई उसके नाम थी, ये सब। तो शराज साहब, अब मुखालिफ पार्टी अब कोई भी हर्डल्स क्रिएट नहीं कर सकती अगर डिग्री इनके हक में होगी। अब डिग्री इनके हक में होगी, अब मुखालिफ पार्टी इनके लिए कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर सकती। एक डिग्री इनके हक में आ गई है, सदीक साहब के हक में, ये इनके राइट को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए इन्होंने बाकी कंसिडरेशन जमा करानी है अपनी बोनाफाइडी इंटेंशन शो करने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के जो रिलीफ होते हैं इक्विटेबल रिलीफ होते हैं। जो इक्विटेबल रिलीफ होती हैं, इक्विटी एड्स दोज हु आर विजिलेंट। अब अगर ये विजिलेंट है तो इक्विटेबल रिलीफ इनको मिलेगा, इनको बकायदा बाकी की कंसिडरेशन जमा करानी होगी। यही तो मसला है एजाज साहब। अगर किसी के हक में, हम बहुत से इस तरह के प्रोग्राम वीकली जब हम करते हैं, तो जब किसी के हक में फैसला आ जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 100 तरह की रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। वो इस सिस्टम की तरफ से खड़ी होती हैं, मुखालिफ पार्टियों की तरफ से होती हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है एजाज साहब। जी शाजिया, देखें, मैं आपकी प्रोग्राम की वसादत से ये बात करता चलूँ कि आप सदीक साहब देखें, जब तक ये यहाँ पे आएंगे नहीं, ये मामला हल नहीं होगा। ठीक है,
मैं जो गवर्नमेंट ऑफ वो कहते हैं मुझको थ्रेट्स मिलती हैं, तरफ से यकीन दिलाता हूँ। ये आए तो सही, मुझे बताएं कहाँ थ्रेट मिलते हैं, हम इनको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। इजाज आलम साहब, ये गलत बात है। ओवरसीज, ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी का इधर आना जरूरी है। आप वैसे भी इस मामले का नोटिस ले सकते हैं, ये कानून में कहीं नहीं लिखा। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, एक उसके हक में डिक्री आ गई है, ये उसके वकील का काम है कि उसको एग्जीक्यूट करवाए और ये बाकी की कंसिडरेशन जमा कराएं। ठीक है इजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले को हम देखते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज की हमारी जो दूसरी स्टोरी है उस पर बात करते हैं, जिसका बरतानिया में मुकीम मोहम्मद मजीद का ये मसला है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के इदारे हाउसिंग वर्क डिवीज़न की जानिब से 1996 में OPF वैली के नाम से हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी गई और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से एप्लीकेशंस मांगी गई, जिस पर मोहम्मद मजीद ने भी अपने ख़ानदान के चंद और अफराद के साथ इन एप्लीकेशन को जमा करवाया और OPF वैली में 7 प्लॉट ख़रीदे अपने ख़ानदान के और लोगों के साथ। मोहम्मद मजीद का ये कहना है कि OPF के जारी करदा जो किस्त बंदी का प्लान था, उन्होंने अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जमा करवाए, जिस पर OPF हाउसिंग वालों की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि 1999 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके प्लॉट्स का जो कब्ज़ा है वो मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो 22 साल गुजर गए हैं, उसके बाद भी अभी तक इन लोगों को प्लॉट्स का कब्ज़ा नहीं मिल सका है, जबकि तमाम तर एक साथ के जो मराहिल था, प्रोसेस था, उसको भी कंप्लीट किया जा चुका है। मोहम्मद मजीद का ये कहना है कि जिस सोसाइटीज़ के सब्ज़ बाग उन्हें दिखाए गए वो इस्लामाबाद के देही इलाके पर मुहित है और एक बड़ा जो है ना वो टाइम गुजर गया है। इसके बावजूद इस जगह की अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कदर कीमत नहीं है, कोई पैसे भी नहीं बढ़े इस प्रॉपर्टी के, जो कि मुतासरीन के साथ सरासर धोखा है। मोहम्मद मजीद के बकौल उनके ख़ानदान के अलावा 5000 के करीब और भी ऐसे बहुत से मुतासरीन हैं जो सरमायाकारी करने के बावजूद अभी तक प्लॉट्स का जो कब्ज़ा है उससे महरूम है, उन्हें प्लॉट का कब्ज़ा नहीं दिया गया। लिहाजा मोहम्मद मजीद ये अपील कर रहे हैं कि उनके इस मामले को देखा जाए। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर OPF वैली मोहम्मद मुबशिर से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि मुतासरीन की दादरसी अभी तक क्यों नहीं की जा सकी। राजा काशिफ, मुझे याद है ये स्टोरी हम पहले भी कर चुके हैं। OPF ये कोई देही इलाका पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, 22 साल गुजर गए हैं। तो ये जिसकी सोसाइटी है, जिसने ये सोसाइटी को डेवलप करने के लोगों को प्लान दिखाए, और भी यकीनन बहुत से लोग होंगे जो इनके खिलाफ अदालत में गए होंगे, तो अदालत ने इस बारे में कोई फैसला किया क्या? अभी तक बना क्या इस मामले का? शाजिया देखिए, हमने पहले जब ये स्टोरी की थी तब ये कह रहे थे 4 ब्लॉक्स के हमने इनको दिया है, कब्जा दिया है। लोग इस वाले से लिटिगेशन में भी हैं। मजीद ये अक्टूबर में इनका प्लान है कि इन्होंने बकौल इनका अक्टूबर में प्लान है, इन्होंने बाकी 5 ब्लॉक 8 टोटल ब्लॉक है। शाजिया कौन से अक्टूबर तो चल रहा है, किस साल का अक्टूबर? रोटियां लगी हुई हैं। ये 2018 अक्टूबर का इन्होंने कहा, बाकी 5 ब्लॉक्स का। लेकिन मुझे मैंने उस दिन भी यही कहा था कि ये कब्जा दे देंगे। इनके जो प्लान में है 100 कनाल इनकी कमर्शियल एरिया है। अगर वहाँ पे ये रिहाइश रख लेते हैं OPF वाले, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 10 रुपए की सब्जी लेने के लिए भी इन्हें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इनके पास रास्ता नहीं है, इनके पास पानी नहीं है, इनकी डेवलपमेंट नहीं है। मुझे बताएं कि वहाँ रहने, जंगल में किसी ने जाके थोड़ी रहना चाहिए। वहाँ जाके लोगों ने घर बनाना है, उनको पानी चाहिए, उनको और दूसरी दीगर। अदालत में तो ये मसला है ना, चल रहा है अदालत में ये मसला, मौके पे ये कब्जा। जी, ये ऑलरेडी इस्लामाबाद के लोअर कोर्ट्स में भी मसला चल रहा है। इनकी अपनी लिटिगेशन में चीज़ें हैं। इनके 500 कनाल जगह पे अभी भी कब्ज़ा भी है, वो भी इनका मसला भी चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी तो काफ़ी सारी पाइपलाइन में चल रही हैं। 50 से मुतासरीन हैं
तो वो डायरेक्ट नैब में जाके दरखास्त फाइल कर सकते हैं। इस तरह के अभी ईडन डेवलपर्स के खिलाफ दरखास्त फाइल हुई, 50 से ज़्यादा मुतासरीन थे, उन्होंने दरखास्त फाइल की कि हमने कई सालों से पैसे हमने जमा कराए में, हमें प्लॉट्स की अलॉटमेंट नहीं हो रही, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दामाद और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी इसी तरह का मामला है कि अगर 50 से ज़्यादा मुतासरीन हैं तो वो इस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ नैब में दरखास्त फाइल कर सकते हैं, जिस पर नैब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों के अंदर जो है वो कंप्लीट करेगी और फिर तयन करेगी कि क्या इस हाउसिंग सोसाइटी, इसके मालिकान और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ नैब में रेफरेंस फाइल करना है कि नहीं करना। इसी तरह जो नैब की जो नैब की इंक्वायरी होगी वो एक एक्सपीडिशियस रेमेडी प्रोवाइड करेगी इन साहब को, जिनके पैसे जो हैं कई सालों से इन्होंने हथिया लिए हैं इस हाउसिंग सोसाइटी ने। सिविल कोर्ट में मामला जो है 10-15 साल लग जाते हैं, ये सूट एक्सपीडाइट होते नहीं हैं, लेकिन नैब की जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो इस हाउसिंग सोसाइटी को के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो मालिकान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान को ये इस पर कानून साजी करनी चाहिए कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है या अपना प्रोजेक्ट शुरू कराती है, उसको चाहिए कि वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताए। और अब अगर इनको पैसे भी दिए जाएं तो आज की जो वैल्यू बनती है उसके मुताबिक इन्हें पैसे बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि अगर पैसे रिकवर हों तो वो आज की वैल्यू के मुताबिक करें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो पार्लियामेंट से एक कानून साजी मुतारिफ कराए जिसमें कोई भी अगर हाउसिंग सोसाइटी हो वो ये लाजमी करार दे दिया जाए कि वो ये बताए कि हम कितने सालों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और कितने सालों के अंदर अंदर ये प्लॉट्स की अलॉटमेंट हो जाएगी। इन हाउसिंग सोसाइटीज पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं है कि ये बताएं, इन पे इस बात की कोई इनको कोई फाइन नहीं होता, कोई इनके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, क्योंकि ये बताते ही नहीं है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी जो है प्रोजेक्ट जो है कब कंप्लीट हो जाएगा, कब प्लॉट्स की अलॉटमेंट हो जाएगी। ये इस बात को बताए बगैर ये अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। मजीद साहब, अदालती मामला कहां तक पहुंचा? बहुत से आप बता रहे हैं कि और लोग भी हैं जो इसके खिलाफ अदालत में गए हैं, ओपीएफ सोसाइटी के खिलाफ। मैं ये कह रहा था कि लोअर कोर्ट में अगर इनका अपनी लिटिगेशन है, जो कि ये कह रहे हैं बैकवर्ड इनके ओपीएफ के कि हमारे खिलाफ जो है ना वहाँ जमीन में लिटिगेशन में चली गई है, ओपीएफ को तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि कोई बंदा अभी तक जो है ना कोई कोर्ट में गए हैं, लेकिन लास्ट वीक हमने सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से अपील की है, तो रेफर भेजा है केस, पता नहीं क्या होता है उसका आउटकम क्या होता है, और नैब को भी हमने जो है ना केस भेज दिया है लास्ट वीक को। आवाज ठीक से नहीं आ रही है के साथ। राजा काशिफ, ओपीएफ का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी उनका तो यही मौका, वो कह रहे हैं जी हम तो अपनी पूरी एफर्ट के साथ लगे हुए हैं, हमारे पास जितनी ज़मीन है, जितने प्लॉट्स हैं, जितने लॉटीज़ हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस्लामाबाद स्टेशन का जो ओपीएफ का ऑफिस है, शादी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा भी उनसे यही सवाल था, कंप्लीट कर भी देते हैं, आप जगह दे देते हैं, लोग रह लेते हैं, जगह रहने का मकसद ये तो नहीं है ना आपने जंगल में रहना, एक सड़क जा रही है आपके प्लॉट के आगे, आपने घर बना लिया, आपने ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें दस्तयाब अभी तक नहीं है, कोई कमर्शियल मार्केट उधर एक दुकान तक नहीं बना सके, ये तो ना इन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स की अलॉटमेंट तक नहीं की, ओपन ऑक्शन करें मार्केट से, मार्केट में पैसा लें, वहाँ से पैसा उठाएं और वो इसकी डेवलपमेंट पे लगाएं, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है। असल बात यह है किसी की को दिलचस्पी नहीं है, पैसे इनके अपने नहीं लगे हुए। प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो इस्लामाबाद स्टेशन वालों की रोटियां बंद हो जाती हैं, उनका काम खत्म हो जाता है, फिर इस्लामाबाद स्टेशन वालों के पास, ओपीएफ वालों के पास करने के लिए काम कोई नहीं रह जाता। सबसे बड़ा 22 साल से तो ये काम कर रहे हैं, अगले 22 साल भी वो करते रहेंगे। असल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हाउसिंग सोसाइटी, फेक हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर ये पैसे बटोरते हैं, बाहर जाके अपने आप को फॉरेन इन्वेस्टर्स शो करते हैं, बाहर कैनेडियन, ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी ले लेते हैं, अपने आप को फॉरेन इन्वेस्टर शो करके वो लोगों के पैसे बटोर के और बाहर इन्वेस्ट करते हैं और इधर अपनी फेक हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे अपनी हाउसिंग सोसाइटियां रजिस्टर करवा लेते हैं।
मैं ये गुजारिश करता चलूंगा कि SCCP को ये इस बात पर अपना विजिलेंट होना चाहिए कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपना प्रोजेक्ट अगर शुरू कराए तो सबसे पहले SCCP को इन्फॉर्म करे कि हम कितने अरसे के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाएंगे, और अगर मुकम्मल ना करवा सके तो जो लवाहिकीन है उन सबको उनके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर चाहिए कि वो विजिलेंसी दिखाए और इन हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन ले। सही। मजीद साहब, आखिरी आपके लॉयर से क्या बात हुई थी कि मामला कहां तक पहुंचा है? देखें जी, मैंने बाकायदा तौर पर इनके साथ कोर्ट में कोई केस नहीं आ गया तो पे सबमिट किया। मैंने सिर्फ चीफ जस्टिस से जब लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ उसके बाद चीफ जस्टिस से अपील की है कि ये जो है ना OPF वालों ने ओवरसीज से किया, 5000 अफेक्टेड हैं लोग, और जो हम ज़रा मुबादला बेचते हैं, ये इन्होंने जो है ना ये किया हमारे साथ। 22 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना ही कब्जा दिया गया है। अच्छा। तो जैसे और नैब को भी हमने भेज दिया केस, लेकिन बाकायदा तौर पर रेगुलर कोई हमारी जो है ना हमने सूट फाइल नहीं किया इनके अगेंस्ट। अच्छा ठीक है, तो आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है वहां गए, क्योंकि उनका रोल तो अभी है ना, क्योंकि अभी मामला आपका अदालत में नहीं गया। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का रोल तब होगा कि अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ कंप्लेंट हो। ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते? इनके खिलाफ अभी रिसेंट जजमेंट आई है मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की। वो जजमेंट रिपोर्टेड जजमेंट है कि आप अगर गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ कोई कंप्लेन होगी वही ओवरसीज कमीशन ट्रीट कर सकता है। अगर किसी प्राइवेट बॉडी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट होगी वो आप फिर दावा फाइल करेंगे, या आप इस सूरत में आप नैब में जाएंगे। यहां पे मुतासरीन जो हैं 50 से जायद हैं, इनको फौरी तौर पर चाहिए कि नैब में दरखास्त फाइल करें। ये जितने मुतासरीन हैं इनकी नैब जो है वो कंप्लेंट ट्रीट करेगी और इनके खिलाफ और इस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, जिस तरह की अब रिसेंटली ईडन डेवलपर्स के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। सही। तो मजीद साहब, इतना अरसा हो गया अब तक, तो आप लोगों को केस सूट कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस के तहत OPF है 1979 के साथ। ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जी, ये प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ये गारंटी बैकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा। जो हमने ली है। बिल्कुल। अगर ये गवर्नमेंट की एजेंसी के तहत ये काम हो रहा है तो फिर तो ओवरसीज कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। अगर ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है तो फिर ओवरसीज कमीशन के पास कंप्लेंट लॉन्च नहीं की जा सकती। ये मेरा मौक़िफ़ है। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो OPF वालों ने किया या गवर्नमेंट के जो भी टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूशन को हम लिखते रहे, तो मैं तो यही समझता था वो ओवरसीज कमीशन भी ऐसे ही होगा, उन्हीं लोगों पे होगा जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं। तो कोई फायदा है या कोई आउटकम तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जो है ना चैनल से हेल्प ली है, ताकि इनकी बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया ताकि एटलीस्ट कोई तो सुन ले हमारी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम इस पर मजीद फॉलो अप लेते रहेंगे। राजा अहमद मजीद हमारे साथ थे, शराज ज़क्का में। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।